नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका क्वालिटी जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने प्राचीन इतिहास शुरू किया था। जिस प्राचीन इतिहास भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसमें हमने कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा विषय संबंधित जो जानकारी थी वो हमने प्राप्त किया था, वो हमने देखा था। तो सबसे पहले हमने देखा था इसमें पाषाण काल, जिसमें हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में अच्छे से अध्ययन किया था। उससे रिलेटेड जितने भी संबंधित जितने भी जानकारी थी, जितने भी तथ्य थे, वो सारे हमने क्या किए थे, पढ़े थे, जो भी जहाँ से आपको साक्ष्य मिला था। उसके बाद हमने ताम्र पाषाण देखा। कौन सा पाषाण देखा हमने? ताम्र पाषाण। तो आपको याद रखना, जो हमने ताम्र पाषाण भी देखा था। फिर ताम्र पाषाण के बाद हमने जो महत्वपूर्ण जो हमारा टॉपिक था, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमारा, वो कौन सा था? वो था आपका, आप सभी लोग जानते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये भी जो हमने क्या किया था, इसे अच्छे से पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे आईबीसी या हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सभ्यता ही बोलते हैं। उसका जो फेमस नाम है, जिससे मतलब ज़्यादा जो हमें दिखाई देता है नाम, जो ज़्यादा नाम हम पढ़ते हैं किताबों में, तो वो इसे हम हड़प्पा, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा का खोज किया गया था। और हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था, आपको याद रखने वाली जो बात है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो सिंधु घाटी का जो सभ्यता था, वह सभ्यता में हमें यह चीज याद रखनी है कि कौन से इतिहासकार ने, कौन से विद्वान ने कौन से जगह में खनन किया था, उस खनन में क्या जानकारी हमें मिली थी, क्या अवशेष हमें मिले थे। और उस अवशेष से हमें यह पता चलता है कि कौन सा चीज उस समय में जो सभ्यता था, सिंधु घाटी का समय में जो सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता, उसमें कौन कौन से चीजें लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता था, क्या कपड़ा वो लोग पहनते थे, किस तरह का खेती करते थे, क्या वो लोग खाते पीते थे, कौन सा फसल उस समय उगाया जाता था, किस तरह के जानवर वो लोग पालते थे। तो वो सब सारी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त हुई। और इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण इसमें और जानकारी है कि आपको वो साइट्स याद रखने हैं जहाँ से कुछ हमें साक्ष्य मिले। जैसे मोहनजोदड़ो से आप देख ले तो नर्तकी का जो पूरा हमें मूर्ति मिला है, डांसिंग गर्ल का ब्रॉन्ज स्टेप, वो ब्रॉन्ज का किसका बना हुआ? कांस्य का बना हुआ है। ब्रॉन्ज आप जानते हैं इसे कांस्य बोला जाता है। उसी तरह से हमें ताम्र का, तांबा का बना हुआ बहुत सारे बर्तन भी मिलते हैं। बहुत सारी जगह हमें अवशेष कंकाल ही मिलते हैं, किस तरह से उसे दफनाया गया था, बड़ी किया गया था, कौन कौन से दिशा में किया गया था। और जो हमारे जितने भी साइट्स हैं, उस साइट्स के बारे में आपको ये जानकारी यहाँ पर ध्यान रखनी है कि कौन कौन से राज्य में वो साइट्स आपके मौजूद है, वो साइट्स आपके स्थित है। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जो कोई भी प्रश्न या कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, वन लाइनर टाइप में क्वेश्चन में, वन लाइनर तरह से, तो वो जो कोई भी वनडे का एग्जाम होता है उसमें इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और खासकर अगर आपसे प्राचीन भारत का इतिहास पूछा जाए तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण बोल सकते हैं कि आपका एक टॉपिक है, एक विषय है। तो इस चीज को आपको क्या करना है, ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। ये भी प्रैक्टिस से होगा। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, बार बार उस चीज को अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास से क्या होता है, आपको याद रहती है। हमने बात किया था ना, करत करत अभ्यास से जरमत हो सुजान। तो ये जो कहावत बताया गया, ये जो पूरा मुहावरा है, क्या है? करत करत अभ्यास से जरमत हो सुजान, रसरी जावत आत ते सिल पर प्रत निशान। जब पत्थर पर उस तरह का निशान पड़ सकता है रस्सी से, तो फिर आपका तो मनुष्य है, आपका अपना दिमाग है, अपना मतलब माइंड है, मस्तिष्क है। तो उस पर आप थोड़ा सा भी जोर देंगे, प्रेशर देंगे, थोड़ा सा चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो मजा भी आएगा और चीजें आपको, जितने भी तथ्य हैं वो आपको याद भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो विषय है, जो हमारा उससे अगला जो हमारा टॉपिक है, वो क्या है? महाजनपद का। वो क्या है हमारा? महाजनपद का। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि क्या हुआ कि जब 6वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, तो 6वीं शताब्दी के बाद क्या होता है यहाँ पर कि उस समय जो वैदिक काल का एक युग शुरू हो जाता है। क्या होता है? वैदिक काल का जो युग शुरू था, आप सभी जानते हैं। हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। जैसे हमारा जो वैदिक काल है दोस्तों, अगर सबसे पहले वैदिक काल देख ले तो वो भी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उससे पहले अगर हम एक महाजनपद काल भी, और वैदिक काल की अगर हम यहाँ बात करें, एक समय एक तो वैदिक काल ही पहले पढ़ लेते, तब आपको क्या होगा, 6वीं शताब्दी के बारे में यहाँ पर पता चलेगा। क्या चलेगा? 6वीं शताब्दी के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं वैदिक सभ्यता हमारा, जो इसे वैदिक काल भी आप बोल सकते हैं, वैदिक सभ्यता भी बोल सकते हैं। तो हमने ये सारा पढ़ लिया था, वैदिक काल हम लोग देख रहे। उसके बाद मोहन आपको महाजनपद समझ में आएगा, क्योंकि क्या था कि जब आपका सभ्यता खत्म हुआ, जो सभ्यता, बहुत सारा अलग अलग लोगों का मानना था, बहुत सारा अलग अलग लोगों का मानना था, जैसे जितने भी स्कॉलर थे, जितने भी उस समय के विद्वान थे,
तो उसके बाद वैदिक सभ्यता शुरू हुआ। तो वैदिक सभ्यता का जो पूरा जो कार्यकाल है, जो पूरा समय है, जो मतलब पूरा समय की अगर बात करें कब से कब तक ये पूरा काल चला था, ये पूरा समय चला था, तो अगर इससे हम बात करेंगे यहाँ पर, तो वैदिक सभ्यता को अगर देखेंगे तो दो भागों में हम लोग इसे क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहला भाग है आपको कितना यहाँ, 1500 से 1000, 1500 से 1000 BC। आप जानते हैं बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व बोला जाता है। और ये 1000 से क्या 600, ये उल्टे डायरेक्शन में आपको मूव करता है, सभी जानते हैं उल्टे डायरेक्शन में चलता है। क्योंकि ये अब 600 है, तो ये आपको 600 से जब 100 हो जाएगा, फिर 100 से 1 हो जाएगा, तब जाके आपको एडी में आ जाएगा, समझे ना। जिसे आज के समय में हम जो समय को जो मापते हैं, जो मतलब कि जो हमारा जो साल होता है, उस साल को हम बोलते हैं ना एडी में, फर्स्ट एडी, सेकेंड एडी, या 2000, जैसे आज के समय 25 चल रहा, 2025 एडी, या सी भी बोलते हैं उसे। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी थी। ये दो काल में हम लोग इसे मतलब बांटते हैं। एक हमारा क्या था, अर्लिक वैदिक है, जिसे ऋग वैदिक सभ्यता ही बोला जाता है, पूर्व वैदिक सभ्यता। और ये आपको लेटर वैदिक है, जो हमारा बाद का सभ्यता था उसमें। तो जो बाद का सभ्यता था दोस्तों, यहाँ से आपका 600 जो हमारा छठवीं शताब्दी था, उस शताब्दी से हमारा क्या हुआ कि जो आपका जो काल था, जिसको आप बोल सकते हैं महाजनपद, वो चीज आपका शुरू हुआ। क्योंकि यहाँ लोगों के द्वारा जो खेती बाड़ी सारे चीज वो लोग करने लगे थे, जितने भी जो खेती का जो चीज होता है, या बोल सकते हैं आप, वो कृषि प्रधान एक तरह से बन गया था। उसके बाद जो जमीनों का जो मूल्य था, या जमीनों का बोल सकते हैं जो वैल्यू था, वो ज्यादा बढ़ने लगा। तो उस समय आप प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट था, या बोल सकते हैं कि लोग निजीकरण करना शुरू कर दिए थे अपने जमीन। उस हिसाब से बहुत सारा लड़ाइयाँ होती, जिसके पास ज्यादा जमीन होता था, यहीं से राजा रजवाड़े हमला, ये सब सारा चीज शुरू हो गया था। तो हम आगे क्या करेंगे, पढ़ेंगे उस चीज को। तो वैदिक सभ्यता की अगर बात करें दोस्तों, तो ये पूर्व वैदिक सभ्यता है। तो पूर्व वैदिक सभ्यता देखते थे, भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ, उसे क्या कहते हैं? उसे सभी लोग जानते हैं, वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ बताया जाता है कि आर्य का जो हमारे सेंट्रल एशिया से आए थे, एशियन देशों से, तो उसने क्या किया था, यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया था, हमला किया था। तो वो पहले, सबसे पहले अतिक्रमण या हमलाकारी बोला जाता है उनको, कि वो आर्य सभ्यता भी उनको माना जाता है। यहाँ के लोगों को वो नन आर्य बोलते थे, मतलब यहाँ के लोग आर्य नहीं है। तो वैदिक सभ्यता का जनक किसे माना जाता है, ये आर्यों को माना जाता है। किसे माना जाता है, आर्यों को माना जाता है। ये संस्कृत जानते थे, संस्कृत भाषा इन लोगों को बहुत अच्छे से निपुण थे, और इसी भाषा में ये लोग पूरा जितने भी बोल सकते हैं कि उस समय का वेदा था, या किसी तरह का ग्रंथ था, वो सारा ग्रंथ ये लोग लिखते थे। आर्यों का इतिहास मुख्यतः किससे ज्ञात होता है, ये वेदों से होता है। किससे ज्ञात होता है, वेदों से हमें पता चलता है। वेद का अर्थ क्या होता है दोस्तों, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, जिससे हमें ज्ञान मिलती है। वेदों का और क्या कहा जाता है, वेदों को और आप बोल सकते हैं अपौरुषेय, श्रुति, ध्वनि, उच्चारित। आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है, श्रेष्ठ या पुल्लिंग, ये पूछा गया है दोस्तों बहुत सारे एग्जाम में। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का मतलब सबसे श्रेष्ठ, आप बहुत निपुण है, श्रेष्ठ है, समझ रहे हैं ना। तभी जाकर आपको कैसे बेस्ट बोलते हैं, वन ऑफ द बेस्ट, तो उसे क्या बोलता था, आर्य बोला जाता है, आर्य बोला जाता है। क्लासिकीय संस्कृति में क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है, एक उत्तम व्यक्ति, एक श्रेष्ठ व्यक्ति। भारत में आगमन के पश्चात आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास कहाँ स्थान बनाया था, सप्त सिंधु प्रदेश, जो जितने भी सप्त, जहाँ सातों नदी आकर संगम करती थी, उस पूरी जगह पर इन्होंने क्या किया था, वो नॉर्थ में आप जानते हैं, उत्तर की दिशा में है। तो वहां पर इन लोगों ने अपना पूरा एक रहने का एक अपना निवास स्थान बनाया था। वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है, ये वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। ऋग वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी, ये संस्कृत है। वो संस्कृत में बहुत ही निपुण थे, संस्कृत लैंग्वेज चलता था, उन लोगों की भाषा चलता था। वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया, जो हमने बात किया। एक ऋग वैदिक काल ही बोलते हैं इसे, पूर्व वैदिक काल, या उसे एक उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक या उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। तो देख सकते हैं 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व आपको ऋग वैदिक काल के अंदर आता है, अंतर्गत आता है। और उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आप देख सकते हैं 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विद्वानों के मत। तो आर्यों के मूल निवास और विद्वान, कौन कौन से विद्वान ने आर्यों के बारे में क्या बोला है, कि वो लोग कहाँ से आए, आर्यन कहाँ से आए हैं,
वो आपको जानकारी याद रखनी है। जैसे कि हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता, उसने बताया था ना किस तरह से डिक्लाइन हुआ था, डिक्लाइन मीन्स किस तरह से पतन हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का। वो पतन का जो कारण था, वो बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग संदर्भ में अलग अलग मतलब अपनी जानकारी के अनुसार, अपने खोज के अनुसार उन्होंने बात रखा था, उन्होंने बताया था। तो वो हमको यहाँ पर, वो हमें याद रखनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर मध्य एशिया की बात करें तो मैक्स मुलर ने बताया था कि वो लोग मध्य एशिया से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती, आप सभी जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, जो आर्य समाज की जिसने खोज की थी, नींव रखी थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया कि वो लोग तिब्बत से आए थे। हर्ट हर्ट एम पेनका ने बताया कि वो लोग जर्मनी से आए थे। गाइलस ने बताया कि वो लोग हंगरी से आए थे। उत्तरी ध्रुव पश्चिम, जो हमारे पंडित बाल गंगाधर तिलक थे, आप सभी जानते हैं पंडित बाल गंगाधर, जिन्होंने किताब भी लिखा था आर्कटिक होम्स नाम से, उन्होंने किताब भी लिखा था। अगर देखें तो गीता रहस्य भी किताब उनके द्वारा लिखा गया था। तो ये मतलब बताए थे कि वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, एकदम आर्कटिक रीजन जो हमारा है वहां से वो लोग आए थे, आर्कटिक जो क्षेत्र है हमारा। फिर दक्षिणी रूस, ये गार्डन चार्ल ने बोला था वो दक्षिणी रूस से आए थे। फिर पंडित गंगानाथ झा ने बोला था ब्रह्मर्षि देश से आए थे। फिर अगर डीएस त्रिवेदी की बात करें तो उन्होंने बताया था देविका प्रदेश सुल्तान मुल्तान से आए थे। फिर अगर यहाँ डॉक्टर अविनाश चंद्र के बारे में बात करें, उन्होंने बताया था वो सप्त संधव प्रदेश से आए थे। और एल डिलकल ने बताया था कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र में वो लोग रहते थे। तो इन लोगों ने बताया था वो देश में रहते थे। बाकी सारी अगर हम यहाँ पर जो विद्वान की बात करें तो उन्होंने बताया कि वो लोग बाहर से आए थे। तो मतलब मेनली जो सबका अगर देखेंगे तो वो जर्मनी या बोल सकते हो वो मतलब एक एशियन कंट्री, एक एशियन का जो देश है, या यूरोपियन का कितने लोग बोलते हैं कि यूरोप के लोग थे। तो ये सब जानकारी आपको याद रखनी है। तो अभी तक इस पर मतलब किसी तरह का, अभी भी इस पर वाद विवाद सारा चीज चल रहा है, अभी भी किसी तरह से जानकारी को ठोस नहीं समझा गया है कि कहाँ से वो लोग आए थे। अभी भी इस पर पूरा जानकारी आपको प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन ये ध्यान रखनी है किसके द्वारा क्या कहा गया था, ध्यान रखनी है आपको। तो अगर बात करें सबसे पहले ऋग्वेद की, किसकी यहाँ पर बात करेंगे, ऋग्वेद का। तो ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद से संबंधित ग्रंथ कौन थे, ग्रंथ उस समय के स्क्रिप्चर जिसको बोला था, ग्रंथ कौन थे। तो ब्राह्मण ग्रंथ, सबसे पहले देखिए ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, ये तीन ग्रंथ थे आपको। फिर ब्राह्मण के अंदर आपको आते हैं ऐतरेय ब्राह्मण, कौस्तिकी ब्राह्मण, फिर अरण्य के ऐतरेय अरण्य कौशिक, कौशिक, क्या नाम है, कौशिक कौशिकी आरण्यक, ऐतरेय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद। तो ये आपको उपनिषद के अंदर, आरण्यक के अंदर, ब्राह्मण के अंदर, ये तीन भाग में से बांटा गया है। सबसे प्राचीन वेद किसे माना गया दोस्तों, तो ऋग्वेद को माना गया, क्योंकि सबसे पहले ये ऋग्वेद लिखा गया, इसलिए हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, पूर्व वैदिक काल को। फिर अगर देखें ऋग्वेद मूलतः क्या है, ऋग्वेद मूलतः है स्रोतों का संकलन। जितने भी मतलब उसमें आपको ज्ञान के बारे में पूरा क्या क्या उस समय का क्या समाज था, क्या अर्थव्यवस्था था, ये सारी चीज आपको जानकारी मिलेगी। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, 10 मंडल है। मंडल मीन्स क्या होता है, चैप्टर। जितने भी आपका जो अध्ययन आप करते हैं विषय को, तो उसमें बहुत सारा चैप्टर होता है ना, बहुत सारा जो क्या होता है, अलग अलग आपका चैप्टर होता है, अलग अलग टॉपिक होता है। तो वही तरह से इसमें 10 चैप्टर, 10 मंडल है। फिर ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं, कितने मतलब सूक्त का मतलब हो गया कितने श्लोक आप बोल सकते हैं इसे। तो कितने श्लोक हैं यहाँ पर, 1028 श्लोक है, जिसे हाइम से बोला जाता है। 1008 यहाँ पर हाइम से आपको। फिर अगर ऋग्वेद के सूक्त के बारे में बात करें तो ये 1017 सूक्त साकल में और 11 सूक्त आपको बालखिल्य में है। तो ये जानकारी आपको यहाँ बताना, इसे यहाँ पर कुल कितना हो गया, 1028। ऋग्वेद के सबसे प्राचीनतम मंडल कौन से, सबसे प्राचीनतम मंडल की बात करें तो 2 से 7 मंडल, जो कि पहले ऋग्वेदिक काल में लिखा गया था, पूर्व वैदिक काल में लिखा गया था। और उत्तम वैदिक काल में आपको कौन कौन सा लिखा गया था, यहाँ पर एक लिखा गया, इसमें से आपको छांट लेना, एक लिखा गया, 8 लिखा गया, 9 लिखा गया और 10 लिखा गया। तो ये देख सकते हैं 10 मंडल थे, जिसमें कि आपको 2 से 7 मंडल, 2 3 4 5 6 7, ये 6 मंडल आपको पहले लिखा गया था और 4 मंडल। ये जानकारी आपको इस तरह से याद रखनी, क्योंकि 2 से 7 पहले लिखा गया था, 1 8 9 10 आपको बाद में लिखा गया था। ऋग्वेद के किस मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है, द्वितीय से सप्तम मंडल को यहाँ से वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के सबसे नवीन मंडल किसे माना था, पहला एवं 10वां। पहला और 10वां मंडल सबसे लास्ट में, सबसे आखिरी में लिखा गया था, इसलिए हम इसे नवीन नया मंडल मानते हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी रचनाएं थी, कितनी रचनाएं थी आपको ध्यान रखना, ऋचाएं थी यहाँ पर। तो क्या है यहाँ पर, 10,552 आपको ऋचाएं थी। फिर अगर ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है, तो लिपि आपको ब्राह्मी है। लिपि आपको भाषा में संबंध पता होना चाहिए, लिपि और भाषा क्या होता है। लिपि होता है जैसे देवनागरी लिपि, जो हिंदी यहाँ पर आप देख रहे हैं देवनागरी लिपि में लिखा गया, लेकिन भाषा भी ये क्या आपका हिंदी ही है। इसी तरह से ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, लेकिन भाषा आप देखेंगे संस्कृत था वो। ऋग्वैदिक आर्यों की पंच जनों में कौन कौन शामिल थे,
पंचजनों में जो जन था उस समय के जितने भी ट्राइबल्स थे, जो जनजातीय थे, कौन कौन से शामिल थे? तो पांच जन थे। यदु, ध्रुयु, पुरु, अनु, तुवर्स। तो ये सब जन थे। ऋग्वैदिक भारतों ने अधिवास किस क्षेत्र में बनाया था? तो सरस्वती घाटी क्षेत्र में, सब संधव प्रदेश में वहां लोग रहते थे। ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त किस देवता से प्रारंभ होता है? ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त किस देवता से प्राप्त होता है? अग्नि से। अग्नि देवता को उस समय बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता था। ऋग्वेद के मंडल और उनके रचयिता कौन कौन से यहाँ पर रचयिता थे, किन्होंने किताब लिखा था? कौन कौन से यहाँ पर जो किताब लिखने वाले उसे रचयिता बोलते हैं, रचना जिन्होंने किया था? तो सबसे पहले अगर प्रथम मंडल की बात करें दोस्तों, तो प्रथम मंडल किया गया था किसके द्वारा? मच किसके द्वारा? यहाँ पर ये नाम याद रखने पड़ेगा आपको। मधुच्छमदा, मेघातिथि, द्वितीय मंडल, गृह गृत्समद, तृतीय मंडल विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल वामदेव, पंचम मंडल अत्रि, छठा मंडल भारद्वाज, सातवां मंडल वशिष्ठ, आठवां मंडल कंठ एवं अग्निरस, नौवां मंडल सोम देवता और अन्य कृषि, और 10वां अन्य ऋषि, 10वां मंडल विमद्रा, शची, इंद्रवन। तो ये सब सारा मंडल, सारा चैप्टर, जो सारा किताब था वो लिखा गया था। फिर उस समय का राजनीतिक संगठन देखें, तो आर्यों की प्रशासनिक इकाई का क्रम देखें यहाँ पर, तो किस तरह से राजनीतिक संगठन था? तो कुल, कुल को परिवार बोला जाता है, इसका मुखिया आपको गृहपति होता था। फिर ग्राम का मुखिया ग्रामणी, गांव इस गांव हो गया, पूरा गांव का मुखिया के ग्रामणी बोला जाता था। विश्व, विश्व का मुखिया को विश्वपति बोला। विश्व मिस क्या हो गया? मतलब एक तरह से बहुत सारे ग्राम को, गांव को मिला के जो विश्व बनता था, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट जिसको बोल सकते हैं, उसका मुखिया विश्वपति होता था। फिर जन, जन का मुखिया, इसको आप एक तरह से स्टेट बोल सकते हैं, राज्य बोल सकते हैं, तो जन का मुखिया जनपति होता था। और राष्ट्र का जो मुखिया, राष्ट्र का जो पूरा हेड होता था, जो पूरा मतलब जो संभालता था, जो पूरा बोल सकते हैं एक तरह से रूल करता था, तो वो कौन था? उसे राजा बोला जाता था। ये चीज आपको राजन या राजा बोला जाता था। ऋग्वैदिक काल की प्रशासनिक क्रम किस प्रकार का था? तो सबसे पहले राजा, जो प्रशासनिक मतलब सबसे हेड कौन होता था, सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा जो इसका पावर ज्यादा होता था, ताकत होता था, जैसे राजा हो गया। उसके बाद पुरोहित, पुरोहित आप जानते हैं पंडित को विश्वपति हो गया, जो मतलब विश्व विश्व का पूरा मतलब बहुत सारे गांवों का मुखिया होता था। फिर ग्रामणी हो गया, गांव का कुलप हो गया, आपको जो कुल का या बोल सकते हैं परिवार का जो मुखिया होता था। ये इस तरह का आपको क्रम था, ये क्रम आपको याद रखना है। फिर अगर ऋग्वैदिक कालीन कबीलों के प्रमुख को क्या कहा जाता? कबीले के जो प्रमुख होते थे, जो प्रमुखों के हेड होते थे, उसको गोप या जनस, गोपा या राजा बोला जाता है। राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त किस वेद में पाए गए? ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक काल में राजा के पदाधिकारियों की प्रमुखता कौन सा था? पुरोहित। वैदिक पूर्व काल के राजा का नियंत्रण कौन करता था? सभा और समिति। सभा समिति पर हमने बात भी किया था कि सभा समिति क्या होता है। इसमें बहुत सारे लोग भाग लेते थे। सभा समिति वो चीज होता है, जैसे जैसे आज के समय आप लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद है, तो उस तरह से था कि मतलब सारे लोग, जो जितने भी लोग चुन कर जाते थे उस समय, एक तरह से लोकतांत्रिक जैसा एक काल काल था, एक समय था, जिसमें लोगों को चुना जाता था, वो लोग जाके वहां पर हिस्सा लेते थे। और जो मतलब एक जन भागीदारी होता था लोगों का, और वहां पर किसी तरह का जो बात होता था वो लोगों के समक्ष रखते थे, और उस पर उसी तरह का निवारण या निदान किया जाता था। इस तरह का सभा और समिति होता था। तो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का ग्राम समानता क्या इंगित करता है? स्वजनों का एक समूह, मतलब अपने लोगों का एक समूह था। ऋग्वैदिक काल में कौन सी जनतांत्रिक संस्थाएं थी? सभा, समिति और गण एवं विदत। तो ये सब आपको जनतांत्रिक थी, जहां पर लोगों का क्या था? भागीदारी था, लोग इसमें हिस्सा लेते थे। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन थी? तो विदत थी, जो कि आगे जाकर आपको देखेंगे उत्तर वैदिक काल में यह समाप्त हो गए। युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया? ये गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया। गविष्ठी मीन्स गाय से संबंधित होता है, क्योंकि यहाँ पर गायों का जो इस समय का जो पेस्टोरल इकोनॉमी था, लोग मतलब घुमंतु थे, लोग मतलब कि पालतू जानवर को पालते थे और उसी से वो अपना जीवन यापन पूरा करते थे, और गायों का उस समय सबसे ज्यादा महत्व था। तो यहाँ पर गविष्ठी का शब्द का प्रयोग आपको बहुत बार किया गया युद्ध को लेकर। तो यहाँ पर गविष्ठी मतलब होता है गायों को लेकर जो युद्ध होता था, क्योंकि जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होता था वो सबसे मजबूत, और उस समय के राजा सबसे मजबूत मतलब कबीला माना जाता था। तो ऋग्वेदिक कालीन सभा और समिति के संदर्भ में सही कथन यहाँ पर क्या है? सभी विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि समिति सामान्य वर्गों का प्रतिनिधित्व करती थी। तो यहाँ पर जो हमारा सभा देखे, तो जैसे आप राज्यसभा देखते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको प्रतिनिधित्व जो होगा वो विशिष्ट वर्ग का होगा, जो थोड़ा सा एज जिनका ज्यादा हो गया, एल्डर्स जिसको आप बोलते हैं, जो ज्यादा बुजुर्ग हो गए, उन लोगों का वहां पर पूरा एकदम जो बोल सकते हैं प्रतिनिधित्व रहता था। लेकिन अगर हम समिति की बात, जैसे लोकसभा का, तो उसमें आम लोगों का भी क्या रहता था? वहां पर प्रतिनिधित्व रहता था। ऋग्वेद में वशिष्ठ को किस
के पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया। भरतों का जो ट्राइब था, एक तरह से जनजाति यह भी थी। ऋग्वेद में यदुजन, ये भरतों के नाम से, भरत के नाम से ही हमारा देश का नाम भारत पड़ा है। ऋग्वेद में यदुजन का युगम किसके साथ बना हुआ? तुवर्स के साथ, तुवर्स के साथ। ऋग्वेदिक काल में चारागाह पर नियंत्रण रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता? चारागाह पर वराजपति, क्या बोला जाता? वराजपति। ऋग्वेदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था, क्योंकि ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था इसके लिए उपयुक्त नहीं थी। क्योंकि उसमें प्रशासनिक तंत्र ये भी नहीं था, क्योंकि उसमें किसी तरह का कोई जो झगड़ा भी होता था या किसी तरह का जो विवाद भी होता था, तो उतना ज्यादा वो मतलब बोल सकते हैं आपको बड़ा स्केल पर, या बोल सकते हैं एक तरह से कुछ उस तरह से बहुत ज्यादा नहीं होता था। तो इसलिए उस समय का जो आर्मी था वो अलग से लोग सेना नहीं रखते थे, ये चीज आपको बताया गया। एक महाभिषेक, इंद्र महाभिषेक का वर्णन किस वेद में किया गया? यही ऋग्वेद में। राजा सुदास, जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन किया गया, वह किस जन से संबंध रखते थे? तृत्सु से। किससे? तृत्सु से। ऋग्वेद में उखलित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये पुरुषनी, जिसे रावी नदी बोलते हैं, पुरुषनी नदी पर लड़ा गया था। ये चीज ध्यान रखना आपको। ऋग्वेदिक काल में सेना का स्वरूप कैसा था? कोई नियमित या स्थानीय सेना नहीं थी, लोग खुद लड़ते थे जब किसी तरह का उस तरह का कोई आक्रमण हो जाता था या कहीं लड़ाई हो जाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा युद्ध के दौरान किस कबीलाई टोलियों के सेना के रूप में शामिल कर लेता था? ब्रात, गण, ग्राम और शर्द को। सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? विश्वामित्र के नेतृत्व में लड़ा गया था, और उसमें जीत भी मिली थी। यहाँ पे देख सकते हैं ऐत्रीय ब्राह्मण, ऋग्वेद में वर्णित शासन व्यवस्था। तो पूर्व में आपको साम्राज्य तो शासन था, सम्राट, यहाँ जिसे उपाधि सम्राट बोला जाता। पश्चिम में आपको स्वराज का शासन, जिसे सौराट बोला जाता। उत्तर में वैराज को विराट बोला जाता। दक्षिण में भोज को, यहाँ पर शासन भोज का था तो भोज बोला जाता। मध्य में राज्य का राजा बोला जाता। तो ये सब शासन के उपाधि दिया जाता था, आपको ध्यान रखनी है। अगला हम देखें समाज उस समय किस तरह का था, किस तरह से लोग रहते थे, क्या उनका खान पान सारा चीज था। तो ऋग्वेदिक कालीन समाज कैसा था? वो पितृ सत्तात्मक था। पितृ सत्तात्मक जिसे पैट्रियार्कल बोलते हैं दोस्तों। तो पितृ सत्तात्मक क्या होता है? इसमें जो मतलब पुरुष का इस पर शासन होता है, मतलब पुरुषों का वर्चस्व होता है, महिलाओं का वर्चस्व नहीं होता। महिलाओं को नीचा स्थान दिया जाता है और पुरुषों का वर्चस्व ज्यादा होता है। तो इसे हम पितृ सत्तात्मक समाज बोलते हैं, जो आज के समय भी आपको देखने को मिलेगा। ऋग्वैदिक समाज का आधार क्या होता है? परिवार था, आधार होता था। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार या कुल। जो फिर अगर ऋग्वैदिक काल में राज्य का आधार था कुल, परिवार। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? ऋग्वेद में किया गया, वर्ण का। ऋग्वेद में पंचजन किसके द्योतक थे? आर्यों की, 5 जनजातियों के। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम किस वेद में हुआ? ऋग्वेद में। तो देख रहे हैं ऋग्वेद में कितना ज्यादा चीज का प्रयोग हुआ। ऋग्वेद में स्त्रियों से संबंधित उल्लिखित सत्य कथन क्या है? कन्याओं को अपना पति चुनने का पूर्ण स्वतंत्रता होती थी। ऋग्वैदिक युग में बाल विवाह प्रचलित नहीं थी। स्त्रियों यज्ञों तथा सभा समिति की बैठकों में भाग लेती थी, जो कि आगे के समय में देखेंगे उत्तर वैदिक काल में यह पूरी तरीके से परिवर्तन हो गया। ये वे युद्धों में सक्रिय रूप से युद्ध में भी भाग लेती थी। ऋग्वेद में आजीवन अविवाह, बहुत ज्यादा महिला सशक्तिकरण था महिलाओं का। महिलाओं को सब चीज में भाग दिया लिया जाता, सब चीज में उनका भागीदारी होता था समान रूप से, जिस तरह से पुरुष का होता। ऋग्वेद में आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहा? अमाजु बोला जाता था। क्या बोला था? अमाजु। ऋग्वेद में अन्न व्रत सबसे शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? दस्यु के लिए अन्न व्रत। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता अन्न पिसती है। समझ रहे हैं ना? तो एक ही मतलब परिवार में देख सकते हैं, क्योंकि आज के समय क्या होता है, जो उसके बाद जो काल देखेंगे उत्तर वैदिक काल, उसमें क्या होगा कि जो जिस आपने कुल में जन्म लिया है, उस परिवार उस कुल के हिसाब से ही आपका पूरा जो किस क्या आपका ऑक्यूपेशन होगा, किस तरह से आप काम करेंगे, क्या आपको कितना पढ़ाया जाएगा, नहीं पढ़ाया जाएगा, वो सब सारी आप किस तरह का काम करेंगे, ये सारी चीजें आपको उसी से क्या होती है? निर्धारित होती है। लेकिन जब में जो ऋग्वेद था उसमें क्या होता था यहाँ पर कि एक में ये लिखा गया था, वर्णन आपको ऋग्वेद में किया गया था, उसमें लिखा गया था कि वो लड़का मतलब कवि है, उसके पिता वैद्य है, मतलब डॉक्टर है, और उसकी माता अन्न पीसती है, मतलब घरेलू काम करती है वो। तो ये देख रहे हैं कि मतलब पूरे परिवार में सभी लोग अलग अलग काम करते हैं। उस समय किसी तरह का आपको जातिगत कोई जाति भावना या जाति से कोई संबंधित बोल सकते हैं, लोग झगड़े हुए नहीं थे। ऋग्वेद में गौ अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से किसका नाम आया था? पानियों पनियों का आया था। किसका नाम आया था? पनियों का आया था।
वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किस वेद का भाग है? ऋग्वेद का। ऋग्वैदिक युगीन वर्ण व्यवस्था जो बाद में जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गए, वर्ण की जाति में परिवर्तित होने का प्रमुख कारण क्या था? व्यवसायों का पैतृक होना। ऋग्वैदिक काल में आम जान मानस मनोरंजन के लिए किस साधन का प्रयोग करते थे? नृत्य करते थे, डांस करते थे, संगीत बजाते थे, रथ दौड़ भी करते थे, घोड़ा का रेस खेलते थे, घुड़दौड़ हो गया, पासा खेलते थे, पासा जिसको आप डाइस बोलते हैं, चेस टाइप से हो गया, या मतलब आप लूडो बोल सकते हैं। जो फिर द्युत क्रीड़ा होती थी, बहुत सारे मतलब कि यहाँ पर आपको खेल खिलाया जाता था। पूर्ण विवाहित स्त्री के लिए पुनर्भु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में? ऋग्वेद में किया गया। ऋग्वैदिक कालीन विदुषी जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की वह कौन कौन थी? घोषा, लोपामुद्रा पूछा गया था, विश्ववाड़ा और अपाला, ये सब आपको ऋग्वैदिक काल से थी। घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववाड़ा और अपाला। ऋग्वैदिक काल में पत्नी का महत्व किस रूप में था? सभी धार्मिक व सामाजिक उत्सवों की सहभागिनी थी। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के विषय में सत्य कथन क्या? वो गांव में रहते थे, उन्हें द्युत क्रीड़ा का ज्ञान था, उनमें बहु विवाह का प्रचलन था, बहुत सारे विवाह करते थे। सामूहिक जीवन की प्राथमिक इकाई परिवार थी, तो परिवार एक सोशल बेसिक यूनिट था, वो ध्यान रखना आपको। फिर धर्म की बात करें, किस तरह के धर्म थे उस समय? तो ग्रीक वैदिक काल में धार्मिक कर्म कांड करने का उद्देश्य था भौतिक सुखों, पुत्र एवं पशु की प्राप्ति के लिए। तो वो किसी तरह का एक मेडिटेशन या योग नहीं करते थे, किसी तरह का वो मन की शांति के लिए वो पूजा पाठ नहीं करते थे, जो आज के समय लोग करते हैं। वो करते थे धन के लिए, कि हमें सबसे ज्यादा धन हो, हमें पशु की प्राप्ति हो, हमें उसमें धन का भी जो सुख होता था, भौतिक सुख, वो धन नहीं होता था, क्योंकि धन तो चलता नहीं था। वो धन किसको मानते थे? पशु को मानते थे। बहुत सारे हमारे पास गाय हो, बहुत सारे पालतू जानवर हो, और हमारे पास पुत्र हो, पुत्र की प्राप्ति, इसलिए इसे पितृ सत्तात्मक समाज भी बोला गया। तो पुत्र की प्राप्ति के लिए जो आज के समय में भी बहुत सारा जो भ्रूण हत्या का जो कारण है दोस्तों, वो पुत्र की प्राप्ति के लिए लोग बहुत सारा जो कर्म कांड करते हैं, बहुत सारे भ्रूण हत्याएं होती है, समझ रहे हैं ना? तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ऋग्वेदी में कुल कितने देवी देवताओं का वर्णन मिलता है? तो 33 देवी देवताओं का, जो आज के समय बोलते हैं 33 देव, लोग 33 करोड़ भी बोल देते हैं, 33 देवताओं का क्या मिलता है? यहाँ पर वर्णन मिलता है। ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र, अग्नि और वरुण। आप जानते हैं इंद्र देवता जो मतलब किसके देवता होते हैं? वो पानी के देवता होते हैं। अग्नि हो गया आग के, जानते हैं। वरुण भी आप जानते हैं, वो भी आपको समुद्र के देवता होते हैं। ऋग्वेदिक में जो सर्वाधिक संख्या संख्या में मंत्र किस देवता के लिए प्रयोग किए गए थे? इंद्र के लिए 250 बार। तत्पश्चात अग्नि के लिए 200 बार। ऋग्वैदिक संहिता में 1/4 ऋचाएं, जो 1/4 ऋचाएं किस देवता को समर्पित है? इंद्र को। रचनाएं जो संबंधित है। ऋग्वैदिक में किस देवता को पुरंदर कहा जाता है? इंद्र को ही पुरंदर, सबसे महान, सबसे शक्तिशाली बलवान देवता बोला जाता है। काल का सर्वशक्तिमान देवता भी इंद्र को बोला जाता है। ऋग्वैदिक देवताओं में किसे युद्ध देवता का संज्ञान प्राप्त था, प्रदान की गई थी? तो इंद्र को। ऋग्वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र था। ऋग्वैदिक में अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका अधिकार आह्वान था? इंद्र का। ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन झंझावत के देवता थे, वर्षा के देवता थे। ऋग्वैदिक काल में लोग इंद्र का आह्वान किसके लिए करते थे? भौतिक सुख एवं विजय के लिए। तो देख सकते हैं इंद्र देवता से संबंधित कितनी जानकारी आपको यहाँ मिल रही है। ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन, उसे भोज एवं सोमरस पान प्रिय थे। सोमरस आप जानते हैं, सोमरस जो जिसे आप मतलब मदिरा ही बोल सकते हैं, वह पूरों को नष्ट करने वाला था। सर्वाधिक सुक्त एवं उसी से संबंधित है। ऋग यहाँ पर क्या है? ऋतस्योगपा किस देवता को कहा गया? वरुण देवता को। आत्मा के आवागमन की परिकल्पना सर्वप्रथम किस वेद में परिलक्षित होती है? ऋग्वेद में, जो नासदीय सूक्त में लिखा गया। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? सोम, और इससे पेय पर नामाकृत है, सोम देवता को संबंधित है। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः किस पर विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड पर, उसमें बलि चढ़ाया जाता था दोस्तों। गाय मंत्री की रचना किस ऋषि ने की थी? गायत्री मंत्र की विश्वामित्रा ने किया था। गायत्री मंत्र विश्वामित्र, यह ध्यान रखना। ऋग्वेद में किस मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है? तृतीय मंडल में। किस मंडल में? तृतीय मंडल में। 9वें मंडल में सोम का चर्चा है, सोम देवता का। ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग किसके लिए किया गया? गाय के लिए, कि गायों को यहाँ पर आपको बहुत ही पूजनीय, बहुत ही पवित्र माना जाता था। अघन्य, जिसे मारा नहीं जा सकता। ऋग्वेद के संदर्भ में सत्य कथन देखे, ऋग्वेद में 33 देवता का उल्लेख है। 4 वर्ण यहाँ पर पुरुष सूक्त ऋग्वेद में 10वें मंडल में आपको दिया गया 4 वर्ण के बारे में, जिसमें कि आप जान सकते हैं पुरुष सूक्त के बारे में यहाँ पर दिया गया। ऋग्वैदिक काल में अस्वस्थ शब्द का प्रयोग किस वृक्ष के लिए किया गया? पीपल के लिए किया गया। किसके लिए किया गया? यहाँ पर पीपल के लिए किया गया। अगला क्या है? ऋग्वेद में किस देवता के संदर्भ में यह कहा गया कि वह सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते? मित्र वरुण के बारे में। फिर ऋग्वेद में किसके लिए वर्णन किया गया? उसका रथ बकरे खींचते थे।
पूषण के बारे में। ऋग्वेद के वंश मंडल प्राय किस देवता के मंत्र आरंभ होते थे? अग्नि से। आप जानते हैं ओम भूर्भुवः स्वः अग्नि से हम प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन था? गायत्री मंत्र। ऋग्वेद जो कि विश्वामित्र ने लिखा था। फिर अगर देखें ऋग्वेदिक काल में धर्म का स्वरूप कैसा था? बहुदेववादी, देववादी, बहुत सारे देवताओं को लोग पूजा करते थे। ऋग्वेदिक कालीन आर्य किस देवता के परिचित नहीं थे? शिव से। ऋग्वेदिक आर्य देवोपासना के साथ ही किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की उपासना करते थे। ऋग्वेदिक काल में किन दो देवियों का वर्णन किया गया? उषा एवं अदिति का वर्णन किया गया। ऋग्वेदिक काल में जंगल की देवी को किस नाम से जाना जाता? अरण्यानी के नाम से जाना जाता है। अगर देखें तो संबंधित पुरोहित देखें तो कौन कौन से पुरोहित थे जो जिस वेद को वो पढ़ते थे, जिस वेद की वो पूजा करते थे? तो होत्र, होत्र जो है ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद से पुरोहित जो कि मतलब वेदों से संबंधित पुरोहित कौन है? ये याद रखना, ये आपसे मतलब कि सूची एक सूची दो करके आपसे मिलान पूछ दिया जाता है, या आपको वन लाइनर भी तरह से पूछा जा सकता है। अर्ध अर्धवायु कौन थे? यजुर्वेद से थे। फिर उद्गात देखे तो सामवेद से थे। जो आप जानते हैं सामवेद क्या है आपका, जो मतलब म्यूजिक को लेकर संगीत को लेकर यह वेद है आपको। ब्राह्मण की देखे बात करें तो अथर्ववेद, जिसमें कि आपको पूरा जो यजुर् में तो यज्ञ होता है, यज्ञ वक्त से संबंधित होता है। और ये ब्राह्मण की या अथर्ववेद से हो गया, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए अर्थव्यवस्था के बारे में। तो अर्थव्यवस्था क्या किस तरह का था, लोग क्या मतलब कि काम करते थे, किस तरह से उनका जीवन यापन होता था? तो ऋग्वेदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति किस पर निर्भर थी? कृषि एवं पशुपालन पर, लेकिन ज्यादा वो पशुपालन करते थे। पूर्व वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व किसके पास था? संपूर्ण कबीले के पास था। ऋग्वेद में किस मंडल की कृषि संबंधी कार्यों का वर्णन मिलता है? तो चतुर्थ मंडल में आपको मिलेगा कि वो लोग कृषि का काम करते थे। ऋग्वेदी में उल्लिखित यव शब्द का किससे मतलब किससे बारले, जैसे जौ बोलते हैं यव, उससे बोला जाता है यव। यह भी ध्यान रखना आपको। ऋग्वेद में पनी शब्द का किस वर्ग के नागरिकों के लिए किया जाता? व्यापारी के लिए पनी बोला जाता। ऋग्वेदिक काल में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसे समझा जाता? गाय को समझा जाता। कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने कारणों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया? 4। कृषि, उर्दर, धान्य एवं वृष्टि। ऋग्वेदिक आर्य किस अनाज से परिचित थे? जौ से, बार्ले से। ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का क्या अर्थ होता था? सीता शब्द का आप सभी लोग जानते हैं, जोती हुई कूड़ के लिए, मतलब जोता हुआ खेत को यहाँ पर सीता बोला जाता था। ऋग्वेदिक काल में कर का भाड़ इसलिए हुआ था ना, सीता का जन्म हुआ था जो खेत से हुआ था, वहां पर एक खेत से जो मिला था सीता का जो पूरा, वो बोल सकते हैं। फिर यहाँ अगर देखें तो ऋग्वेदिक काल में कर का भार किस समुदाय पर था? वैश्य समुदाय पर था, जो कि मतलब व्यापारी करते थे। ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण को माना जाता? गले का आभूषण को, जो कि बोला जाता है कि किससे बनाया जाता? सोना से बनाया जाता था, स्वर्ण से। ऋग्वेद में किन शिल्पियों का उल्लेख किया गया है? तो बढ़ईगिरी, स्वर्णकारी, बुनाई, सिलाई, धातुकर, कुंभकारी, ये सब आपको उस समय का शिल्पीय का, जो लोग उस समय का काम करते थे। तो ये हमारा जानकारी है दोस्तों। इसमें अगर और देखें तो बहुत सारी जानकारी है, लेकिन हम लोग जो हमारा उत्तर वैदिक काल है वो आगे पढ़ेंगे। तो ये पूर्व वैदिक काल, इसके बारे में हम लोग यहाँ देख ले। उत्तर वैदिक काल यहाँ तक है, तो इसको इतना तक हम लोग क्या करते हैं, इसे समाप्त करते हैं। चलिए, तो ऋग्वेद में किन पशुओं का उल्लेख मिलता है? गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, ऊंट, बैल, कुत्ता, सुअर, गधा, हिरण। पूर्व वैदिक काल में कोई नियमित व्यवस्था नहीं थी, कर व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि राजा की भूमि का स्वामी नहीं समझा जाता था। ऋग्वेदिक काल में ब्याज लेने पर सूदखोर को क्या कहा जाता था? वेकनॉट बोला जाता था। कृषि संबंधी नाम अगर बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। उर्वरा उपजाऊ भूमि को वृक, बैल को लंगलशील, हल को कृषि सकृत, गोबर की खाद को सीता, हल की बनी नीलिया, नालिया को किवास, हलवाहा को अवट, कुआं को पुरजन्य, बादल को उर्दर, अनाज मापने वाला पात्र को धान्य अनाज को भिषज, वैद्य को तच्छा तक्षण, बढ़ई को कुसीद, ऋण के लिए प्रयुक्त शब्द को अनस, बैलगाड़ी को। फिर प्राचीन नाम, आधुनिक नाम देखे तो पुरुषनी, रावि को अक्सिनी, चेनाब को विस्तता, झेलम को विपाशा, व्यास को सुतुद्री, सतलज को सदानीरा, गंडक को सुषोमा, सोहन को मरु, वृद्धा मरु, वर्मन को सुवास्तु, स्वात को दृश्यद्वती, घग्गर को सिंधु, आपको इंडस को क्रुमु, कुरुम को गोमती, कोमल को कुंभा, काबुल को। तो ये सब नदी आपको ध्यान रखना है।
फिर ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी। किस नदी में ऋग्वैदिक मोतमा, देवीतमा और नदीतमा, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी को बोला जाता है। ऋग्वेद में किस नदी सर्वाधिक बार उल्लेख किया? सिंधु नदी का बहुत बार उल्लेख किया गया। ऋग्वेद में यमुना एवं गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख किया गया? यमुना 3 बार, जबकि गंगा 1 बार। ऋग्वेद में नदी स्तुति जो सूक्त है किन दो नदियों के बीच? नदी सरस्वती की स्थिति को बोध मानते यमुना और शतुद्री के बीच। गंगा एवं यमुना नदी को सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में नदी शक्ति का वर्णन आपको 10 मंडल में है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेखनीय अफगानिस्तान के साथ आर्यों से संबंधित है? कुभा, काबुल, कुरुम, कुर्रम, गोमती, कोमल और सुवास्तु स्वात में। फिर अगर यहाँ पर हम देखें जो हमारी महत्वपूर्ण जानकारी, ऋग्वेद में कालीन शब्दावली एवं उसके अर्थ। तो कौन है? नीवी को कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र बोला था। वासस को कमर के ऊपर पहनने वाला, अधिविश्वास को ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी को तक्षा, बढ़ई को कर्मी, आपको कर्मा धातु कर्म करने वाले, वेकनाट सुदकोर को, अडित्र पतवार को, अडित्री नावी को। फिर आप ऋग्वेद में उल्लेख देखेंगे तो पिता को इतना बार, ये सब आपके लिए उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कितना बार किसको क्या बोला गया। फिर कुछ है आपको विविध जानकारी अगर देखें यहाँ पर, तो ऋग्वेद में देखें तो जन्म उत्तर पश्चिम भारत में न होकर अपितु ईरान में हुआ था। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? मैक्स मूलर ने कहा था। फिर भारतीय संस्कृति का आधारशिला किस वेद में रखी गई है? ऋग्वेद में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है? ऋग्वेद से प्राप्त हुई। तो स्तूप हमें सिर्फ बुद्धिज्म से, बुद्धिस्ट से, या बोल सकते हैं बुद्धत्व से नहीं मिला, ये हमें सबसे पहले ऋग्वेद से ही मिला। ऋग्वेद में किन सूक्तों का भारतीय नाटक की अंकुर व्यवस्था अवस्था का होना मानना है? सब वो संवाद सूक्त में। ऊंट का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध किसे माना था? पशुओं की चोरी। ऋग्वेदिक पहाड़ी और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बीवी लाल। ऋग्वैदिक सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदीय ऋषियों ने आलोचना की थी? यज्ञवाद। अवेस्ता और ऋग्वेद का समानता, अवेस्ता ग्रंथ किस क्षेत्र में संबंधित है? ईरान से। तो ये सारी जानकारी दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो कि हमने पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ा। अगला जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में, जो कि 1000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व तक आपका पूरा यह समय था, पूरा यह आपका एक काल था। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, और इस जानकारी को आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगली जानकारी अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।